नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के शब्द विचार से संबंधित व्युत्पत्ति के आधार पर आने वाले शब्दों के जो प्रकार हैं उनसे परिचित कराऊंगा। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से व्युत्पत्ति के आधार पर आने वाले जितने भी शब्द हैं उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित हो पाएंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग व्युत्पत्ति के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि उत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुत सारे बच्चे उत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ जानते होंगे। जो बच्चे नहीं जानते, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उत्पत्ति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उत्पन्न अर्थात उद्भव। उत्पत्ति की दृष्टि से आने वाले जितने भी शब्द थे मैंने आप लोगों को उन सभी शब्दों की जानकारी पिछले वाले वीडियो के माध्यम से दे दिया था। यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें व्युत्पत्ति के अर्थ का, तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि व्युत्पत्ति का जो अर्थ होता है वो होता है बनावट। व्युत्पत्ति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है बनावट या फिर रचना। दोस्तों, रचना या बनावट को ही हम लोग व्युत्पत्ति के नाम से जानते हैं। जो बच्चे यहाँ पर ये समझ रहे होंगे कि व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा अर्थात व्युत्पन्न, तो आप लोग गलत समझ रहे हैं। दोस्तों, व्युत्पत्ति और व्युत्पन्न दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। व्युत्पन्न का अर्थ होता है उल्टा, लेकिन व्युत्पत्ति का अर्थ बिल्कुल भी उल्टा नहीं होता है। व्युत्पत्ति का जो अर्थ होता है वो होता है बनावट या फिर रचना। बनावट के आधार पर शब्द के जो भेद हैं उसकी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, बनावट के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो मुख्यतः 3 होते हैं, जिसमें से पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। यहाँ पर हम लोग पहला जो शब्द है रूढ़ उसकी बातें करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो आप लोग रूढ़ शब्द में रूढ़ जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे कि रूढ़ का मतलब क्या होता है। दोस्तों, रूढ़ का जो मतलब होता है वो होता है अविभाज्य। रूढ़ का मतलब क्या होता है, रूढ़ का मतलब होता है अविभाज्य। अविभाज्य को ही क्या कहा जाता है, अविभाज्य को ही अभाज्य कहा जाता है। अभाज्य का संबंध उससे होता है जो टूट ना सके, जो बिल्कुल भी खंडित ना हो सके। दोस्तों, आप लोगों ने जब गणित का अध्ययन किया होगा, गणित का जब अध्ययन करके आप लोगों ने संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त किया होगा, तो उसमें आप लोगों को अभाज्य संख्या जरूर मिला होगा। दोस्तों, आप लोगों ने अभाज्य संख्या में ये जाना होगा कि जो हमारे गणित के अभाज्य संख्याएं होते हैं उनका हम बिल्कुल भी विखंडन नहीं कर सकते, उन्हें हम बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते। हालांकि दोस्तों हम लोग उन्हें 1 के रूप में तोड़कर दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों स्वरूप इनका वही रह जाता है। अगर आप सोचिएगा कि 1 के अलावा हमें 3 का अगर हम विखंडन कर दें, 3 का अगर हम खंडन कर दें, इनका हम गुणनखंड कर दें, तो आप लोग बिल्कुल भी इनका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई एक अभाज्य संख्या अगर 11 ले लें, तो दोस्तों आप ही लोग बताइए, आप लोग 11 का गुणनखंड कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते हैं। 11 का यदि आप गुणनखंड कीजिएगा तो आपका जो गुणनखंड होगा वो दोस्तों 11 गुना 1 ही तक आएगा, इसके आगे बिल्कुल भी आ नहीं सकता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों 4 का, तो 4 का आप बिल्कुल दोस्तों गुणनखंड कर सकते हैं 2 दूनी के 4 के रूप में। तो दोस्तों जो टूट सकता है, 4 यहाँ पर टूट गया ना, जो टूट सकता है उसका नाम आप लोगों ने गणित में दिया था भाज्य, और जो संख्या नहीं टूट सकता उसका नाम आप लोगों ने गणित में दिया था अभाज्य।
ठीक इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जो शब्द नहीं टूटेगा उसे हम कहेंगे अभाज्य अर्थात रूढ़, और जो शब्द टूटेगा उसे हम कहेंगे यौगिक। दोस्तों गणित में आप लोग अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते होंगे, और गणित में आप लोग भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम से भी जानते होंगे। जो रूढ़ है वही अभाज्य है, जो दोस्तों भाज्य है वही यौगिक है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है रूढ़। रूढ़ का मतलब क्या हुआ, रूढ़ का मतलब हुआ दोस्तों अभाज्य। अभाज्य कहने का मतलब जिसका विखंडन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जो बिल्कुल भी टूट नहीं सकता। दोस्तों जो हमारा रूढ़ है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है शब्द से। अगर हम रूढ़ को जोड़ दें संख्या से तो हमें पता चलेगा कि ऐसी संख्या जिसका बिल्कुल भी गुणनखंड ना हो, जिसे हम बिल्कुल भी गुणनखंडित ना कर सके, उन्हें हम रूढ़ संख्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा रूढ़ जो दोस्तों शब्द है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है शब्द से, इसलिए हम लोग यहाँ पर शब्द ही लेकर चलेंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि वैसे शब्द जिनका खंडन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वैसे शब्द जिसे हम बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते, वैसे शब्द जिन्हें हम बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते, उन्हीं शब्दों को क्या कहेंगे, उन्हीं शब्दों को रूढ़ शब्द कहेंगे। उन्हीं शब्दों को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, उन्हीं शब्दों को हम लोग अभाज्य शब्द अर्थात मूल शब्द कहेंगे। दोस्तों रूढ़ शब्द को ही अभाज्य शब्द कहा जाता है और इसे ही मूल शब्द कहा जाता है। मूल का मतलब हुआ जिसे बिल्कुल भी तोड़ा ना जा सके। दोस्तों आप लोगों ने वर्ण विचार में पढ़ा होगा कि जब किसी वर्ण का विखंडन नहीं हो सकता तो हम लोग उसे मूल वर्ण के रूप में जानते हैं। जब भी किसी वर्ण को हम नहीं तोड़ सकते, उसका हम बिल्कुल भी खंडन नहीं कर सकते, तो हम लोग उस वर्ण का क्या नाम देते थे, हम लोग उस वर्ण का नाम देते थे मूल वर्ण। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग यह समझिएगा कि जब हम किसी शब्द को नहीं तोड़ेंगे, जब हम किसी शब्द को नहीं तोड़ सकते, तो उस शब्द का नाम क्या दे सकते हैं, उस शब्द का नाम हम लोग मूल शब्द दे सकते हैं। यानी कि यह शब्द बिल्कुल भी अब नहीं टूट सकता है, बिल्कुल भी अब विभक्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों जो परिभाषा है वो दोस्तों इसी से लिया गया है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। यहाँ पर आप लोग परिभाषा में देख सकते हैं, परिभाषा में कहा गया है जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले। ध्यान से आप लोग मेरी बातों को समझिएगा। जिन शब्दों के खंड अर्थात टुकड़े किए जाने पर उनके टुकड़ों यानी कि खंडों का कोई अर्थ ना निकले, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सके वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया वैसा ही परिभाषा यहाँ पर आया हुआ है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो शब्द होते हैं वो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। हमारे शब्दों का जो निर्माण होता है वो वर्णों से ही होता है। जब हमारे शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम किसी भी शब्द को तोड़ सकते हैं, हम किसी भी शब्द का खंडन कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग किसी शब्द का खंडन करेंगे तो दोस्तों हम लोग यह देखेंगे कि उनके खंडों का, उनके टुकड़ों का कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है कि नहीं, कोई सही अर्थ निकल रहा है कि नहीं। अगर दोस्तों किसी शब्द के टुकड़ों का, किसी शब्द के खंडों का कोई अगर सार्थक अर्थ निकल जाएगा तो हम लोग बिल्कुल भी उस शब्द को रूढ़ शब्द नहीं बोलेंगे, हम लोग बिल्कुल भी उस शब्द को मूल या फिर अभाज्य शब्द नहीं बोलेंगे। दोस्तों जिस किसी भी शब्द के खंडों का अगर कोई अर्थ निकल जाएगा तो हम लोग उस शब्द को यौगिक शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
यौगिक शब्द। रूढ़ और यौगिक इन दोनों में बिल्कुल भी ज्यादा अंतर नहीं होता है। रूढ़ शब्दों के जो विखंडन होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, और यौगिक शब्दों के जो खंडन होते हैं, जो उनके टुकड़े होते हैं, उनका अर्थ निकलता है। दोस्तों यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर हम लोग एक शब्द लेते हैं रूढ़, पानी यानी कि जल। हम लोग यहां पर एक रूढ़ शब्द जल ले लेते हैं। यदि दोस्तों हम लोग जल का खंडन करें तो जल टूट जाएगा ज और ल में। अगर हम आपसे पूछें कि ज का कोई अर्थ होगा तो आपका जवाब होगा ना। ल का कोई अर्थ होगा, आपका जवाब होगा ना। ज और ल इन दोनों का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि जल हमारा कौन सा शब्द है? जल हमारा एक प्रकार का रूढ़ शब्द है, क्योंकि इनके टुकड़ों का, इनके खंडों का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकला। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम दोस्तों यहां पर ले लेते हैं तारा, देख सकते हैं यहां पर हम एक शब्द ले लेते हैं तारा। तारा को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तारा को तोड़ेंगे तो ता और रा मिलेगा। इन्हीं दो व्यंजनों से मिलकर हमारा तारा शब्द बना हुआ है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि ता का कोई अर्थ निकलेगा, आपका जवाब होगा ना। रा का कोई अर्थ निकलेगा, आपका जवाब होगा ना। दोस्तों ता का कोई भी अर्थ नहीं होता है और रा का भी कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तारा हमारा कौन सा शब्द है? तारा हमारा एक प्रकार का रूढ़ शब्द है। हालांकि ता और रा एक दूसरे के साथ मिलकर एक सही अर्थ निकाल लेंगे, लेकिन जब ये दोनों को दोनों दोस्तों जो टुकड़े हैं ता और रा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि तारा हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? तारा हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम यहां पर ले ले नाव, ठीक है, हम यहां पर दोस्तों अगर हमें एक शब्द ले लेना हो तो दोस्तों आप जानते हैं कि नाव का एक अर्थ होता है। नाव का अर्थ क्या होता है? नाव का अर्थ होता है पानी में चलने वाला वाहन। ठीक है, पानी में चलने वाले वाहन को नाव कहा जाता है। तो दोस्तों यदि हम नाव को तोड़ दें तो इनके टुकड़ों का कोई अर्थ निकलेगा? इनके टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी कि ना और व का कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसलिए नाव हमारा हो जाएगा रूढ़ यानी कि अभाज्य शब्द। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम यहां पर ले ले आग यानी कि अग्नि, दोस्तों आग को तोड़ेंगे तो हमें आ और ग मिलेगा। अगर हम आपसे यह बोलें कि आ का कोई अर्थ होगा, आपका जवाब होगा ना। ग का कोई अर्थ होगा, आपका जवाब होगा ना। आ और गा इन दोनों का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। आग के जो टुकड़े हैं आ और ग, इनका कोई भी सही अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए हम लोग आग को क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपको कोई भी ऐसा शब्द मिले जिनके टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, कोई भी अगर दोस्तों आपके सामने ऐसा शब्द आए जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ ना निकले, आप लोग उन शब्दों को क्या समझिएगा? आप लोग उन शब्दों को रूढ़ शब्द समझिएगा। बिल्कुल भी दोस्तों आप लोग उसमें गलती नहीं कीजिएगा। अगर आपके सामने कोई ऐसा शब्द आता है जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ निकल जाता है तो दोस्तों आप लोग यह समझिएगा कि वह कौन सा शब्द है? वह एक प्रकार का यौगिक शब्द है। यौगिक का मतलब होता है योग। योग का मतलब होता है दोस्तों जुड़ना, यानी कि जो शब्द सार्थक शब्दों से मेल होकर जुड़े होते हैं, जो शब्द सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? उन्हें ही हम यौगिक शब्द बोलते हैं। यहां पर जैसे कि दोस्तों हम लोग एक ले लेते हैं यहां पर शब्द विद्यालय। ठीक है, यहां पर एक शब्द हम विद्यालय ले लेते हैं। अगर हम कहें कि विद्यालय का आप लोग खंडन करें तो दोस्तों जब आप विद्यालय का खंडन कीजिएगा तो विद्यालय खंडित होकर टूट जाएगा दो मूल शब्दों में, जिसमें से पहला होगा विद्या और दूसरा हो जाएगा आलय। मैंने यहां पर मूल शब्द का नाम लिया। अगर आप लोग विद्या को तोड़िएगा तो दोस्तों विद्या जब टूटेगा ना बी और धा में, तो बी का कोई अर्थ नहीं निकलेगा और धा का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कि यहां पर विद्या हमारा हो जाएगा रूढ़ शब्द और यहां पर आलय भी हमारा हो जाएगा रूढ़ शब्द, क्योंकि आलय का भी कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं निकल पाएगा। अगर हम लोग आलय को तोड़ेंगे तो आलय के जो टुकड़े होंगे आ ल और य, इनका कोई भी शाब्दिक अर्थ, कोई भी सही
अर्थ नहीं निकल पाएगा यदि हम आले का विखंडन करते हैं तो। लेकिन यहां पर हमने कौन सा शब्द लिया है, हमने यहां पर विद्यालय शब्द लिया है। विद्यालय शब्द का जब हमने यहां पर खंडन किया तो दोस्तों खंडन होने के फलस्वरूप हमें दो मूल शब्द मिले। कौन कौन, एगो मिला विद्या और दूसरा मिला आलय। इन दोनों शब्दों का एक अर्थ होता है, विद्या का मतलब होता है ज्ञान और आलय का मतलब होता है घर, यानी कि ज्ञान का जो घर होता है उसी को हम विद्यालय बोलते हैं। ज्ञान का जो घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पर एक शब्द सप्तऋषि ले लें तो दोस्तों सप्तऋषि हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा, सप्तऋषि हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग इस शब्द का खंडन करेंगे तो दोस्तों इनके खंडों का, इनके टुकड़ों का सही सही अर्थ निकलेगा। दोस्तों खंडन करने के फलस्वरूप हमें दो मूल शब्द मिलेंगे, जिसमें से पहला होगा सप्त और दूसरा होगा ऋषि। सप्त का अर्थ होता है सात और ऋषि का अर्थ होता है तपस्वी, यानी कि महात्मा। जो महात्मा होते हैं, जो महर्षि होते हैं, महर्षि कहने का मतलब जो संत होते हैं उन्हीं को हम ऋषि के नाम से जानते हैं, और जो सात होता है उसी को हम लोग सप्त के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों का अर्थ निकल गया, इसलिए हम लोग कहेंगे कि सप्तऋषि हमारा बिल्कुल भी रूढ़ शब्द नहीं है, बल्कि कौन सा शब्द है दोस्तों, यह एक प्रकार का यौगिक शब्द है। यहां पर जो भी आप शब्द देख रहे हैं, यहां पर दोस्तों आप लोग जो भी शब्द देख रहे हैं जैसे कि रीना, खाना, पीला, पान, पैर, हाथ, सिर, कल, चार, घर, कुर्सी, मेज, रोटी, लंबा, छोटा, मोटा, सूर्य, चांद, बस, नाव, तीर, पेड़, आग, नाक, कमल, धरती, तारा, भारत, देवता, पत्थर इत्यादि जो भी आप शब्द देख रहे हैं, इन सभी शब्दों के जो टुकड़े होंगे उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, कोई भी सही सही अर्थ व्यक्त नहीं होगा। इसलिए दोस्तों हम लोग इन सभी शब्दों को क्या कहेंगे, इन सभी शब्दों को रूढ़ शब्द कहेंगे। अगर आप लोगों के सामने ऐसे शब्द दिखाई दे तो आप लोग ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द ही समझिएगा। यहां पर बात करते हैं विशेषता पर। दोस्तों यहां पर पहली विशेषता है रूढ़ शब्द का, रूढ़ शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं और किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहते हैं। दोस्तों हमारे हिंदी साहित्य में या फिर किसी भी साहित्य में आने वाले जो भी रूढ़ शब्द होते हैं, जो भी मूल शब्द होते हैं, वो किसी भी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं रहते हैं, किसी भी दूसरे शब्द पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। वो किस रूप में होते हैं, वो स्वतंत्र रूप में होते हैं, अर्थात अपने आजाद रूप में होते हैं, उन्हें किसी का भी सहारा नहीं लेना पड़ता। दोस्तों यहां पर अगर हम सप्तऋषि को ले लें तो दोस्तों सप्तऋषि हमारा कैसे बनता है, सप्तऋषि हमारा दो मूल शब्दों के मिलने से बनता है, सप्त और ऋषि। सप्त और ऋषि के मिलने से ही हमारा सप्तऋषि शब्द बनता है, यानी कि सप्तऋषि जो शब्द है वो दो मूल शब्दों पर आश्रित है। कौन कौन, पहला सप्त पर और दूसरा ऋषि पर। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सप्तऋषि जो है हमारा वो बिल्कुल भी दोस्तों रूढ़ शब्द नहीं है, क्योंकि यह स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह आश्रित है किन पर, तो सप्त और ऋषि पर। सप्त और ऋषि पर आश्रित होकर ही उसने अपना स्वरूप सप्तऋषि प्राप्त किया है। अगर दोस्तों हम लोग सप्तऋषि में से ऋषि को हटा दें तो बिल्कुल भी सप्तऋषि नहीं बन सकता। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग ऋषि में से सप्त को हटा दें तो बिल्कुल भी सप्तऋषि नहीं बन सकता। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर दोस्तों ले लें दशानन, यहाँ पर अगर हम लोग ले लें दशानन तो दोस्तों आप समझ सकते हैं दशानन जो है वो एक प्रकार का दोस्तों रूढ़ शब्द नहीं है, क्योंकि दशानन जो है हमारा वो दो मूल शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला है दस और दूसरा है आनन। आनन का मतलब होता है भुजा और 10 का मतलब होता है संख्या। तो दोस्तों अगर ये
ये दो शब्द एक दूसरे के साथ ना मिले तो क्या दशानन बन सकता है? नहीं बन सकता। यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो दशानन शब्द है वो किस पर आश्रित है? वो दस और आनन पर आश्रित है। इसलिए हम लोग दशानन को क्या कहेंगे? हम लोग दशानन को यौगिक शब्द कहेंगे। जब यह यौगिक शब्द है तो दोस्तों यह बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होगा, बल्कि यह कौन सा शब्द होगा? यह एक परतंत्र शब्द होगा। यह बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होगा। दोस्तों यहां पर जो भी आप शब्द देख रहे हैं ये शब्द किसी भी दूसरे शब्द से नहीं बने हैं। हाँ, वर्ण से बने हैं लेकिन शब्द से बिल्कुल भी बने नहीं है। हम लोग शब्द विचार पढ़ रहे हैं, हम लोग शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं शब्द का ही। जो भी बच्चे ये समझ रहे हैं कि सर यहां पर जो आपने तारा का एग्जाम्पल लिया था वो भी तो स्वतंत्र शब्द नहीं है, क्योंकि तारा किससे बना हुआ है? तारा ता और रा के मिलने से बना हुआ है। अगर ता और रा ना रहे तो तारा नहीं बन सकता। अगर आ और ग ना रहे तो आग नहीं बन सकता। अगर ज और ल ना रहे तो जल नहीं बन सकता। अगर पंख और ख ना रहे तो पंख नहीं बन सकता। तो दोस्तों आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा, सर जब तारा डिपेंडेड है ता और रा पर, जब आग आश्रित है आ और ग पर, जब जल आश्रित है ज और ल पर, तो इसका मतलब यह हुआ कि तारा भी स्वतंत्र नहीं है, आग भी स्वतंत्र नहीं है, अर्थात रूढ़ जो शब्द है वो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं यहां पर बिल्कुल भी वर्ण की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर शब्द की बात कर रहा हूं। दोस्तों यहां पर हमने जब तारा को तोड़ा तो तारा टूटने पर जानते हैं किस रूप में पृथक हुआ? दोस्तों वर्ण के रूप में पृथक हुआ। आप लोग यहां पर देख सकते हैं रा हमारा क्या है? रा हमारा वर्ण है। ता हमारा क्या है? ता हमारा वर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग आग के मूल अगर हम वर्णों को ले लें तो हमारे पास क्या मिलेंगे? हमारे पास आ और ग मिलेंगे। ग हमारा क्या है? ग हमारा व्यंजन वर्ण है। आ हमारा क्या है? आ हमारा स्वर वर्ण है। बिल्कुल भी शब्द नहीं है। अगर दोस्तों कोई भी हमारा शब्द टूटकर अगर दोस्तों शब्द ही बनाता, अगर कोई शब्द हमारा टूटकर शब्द ही बनाता, उनके खंड अगर शब्द ही रहते तब हम बोलते कि वह शब्द किस पर आश्रित है? तो दोस्तों उन दोनों खंडों पर आश्रित है, यानी कि बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन दोस्तों हमने यहां पर जो शब्द लिया जल, या फिर हमने जो यहां पर शब्द लिया दोस्तों पांच, तो दोस्तों यहां पर यह शब्द बिल्कुल भी किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं है। हम जब इनका खंडन कर रहे हैं तो खंडन होने के फलस्वरूप यहां पर बिल्कुल भी शब्द का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि किसका निर्माण हो रहा है? वर्ण का निर्माण हो रहा है। और जो दोस्तों शब्द वर्ण पर आश्रित होते हैं उन्हें बिल्कुल भी हम लोग परतंत्र शब्द नहीं बोलेंगे, हम लोग उन्हें बिल्कुल भी आश्रित शब्द नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वतंत्र शब्द बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे यहां पर वर्ण की बात नहीं हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर दोस्तों केवल और केवल शब्द की बात हो रही है। अगर दोस्तों हम लोग यहां पर जैसे कि मानकर चलते हैं, हम यहां पर दोस्तों ले लेते हैं रसोई घर। ठीक है, तो रसोई घर को अगर हम तोड़ेंगे तो रसोई घर दोस्तों वर्ण में नहीं टूटेगा बल्कि शब्दों में टूटेगा, दो मूल शब्दों में टूटेगा, दो मूल रूढ़ शब्दों में टूटेगा। पहला रसोई में, दूसरा घर में। रसोई का मतलब जहां पर खाना बनाया जाता है और घर का मतलब जो रहने का स्थान होता है। रहने वाले स्थान को घर कहते हैं, जो निवास होता है, जो आवास होता है उसी को घर कहा जाता है। घर का भी अर्थ निकल गया, रसोई का भी अर्थ निकल गया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर रसोई घर के खंडों का जो अर्थ है वो निकल गया और इनके जो खंड हैं वो बिल्कुल भी वर्ण नहीं है बल्कि क्या है? बल्कि दोस्तों शब्द हैं। अगर दोस्तों इनके खंड भी वर्ण रहते तो हम कहते हैं कि यहां पर जो रसोई घर है हमारा वो कौन सा शब्द है? वो एक प्रकार का दोस्तों स्वतंत्र शब्द है। लेकिन इनके खंड हमें किस रूप में प्राप्त हो रहे हैं? इनके खंड हमें शब्द के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए
हम कह सकते हैं कि रसोई घर हमारा बिल्कुल भी स्वतंत्र शब्द नहीं है। और ठीक है, इसी प्रकार से आने वाले जितने भी शब्द होंगे तो दोस्तों हम लोग कहेंगे कि ये शब्द बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होंगे। कौन से होंगे? तो दोस्तों यौगिक शब्द होंगे। तो यहाँ पर जो पहला दोस्तों एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं जो विशेषता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं 2 नंबर में। दूसरा जो विशेषता है इसमें कहा गया है ये शब्द परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। दोस्तों हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो दोस्तों बड़े बड़े जो महात्मा होते हैं, जो दोस्तों हमारे परंपरागत रूप से शब्द के अर्थ को लेकर चले आए हैं, हम लोग आज भी क्या करते हैं कि उसी अर्थ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जल का अर्थ क्या होता है? जल का अर्थ होता है पानी। तो दोस्तों जल का जो अर्थ होता है पानी, इस पानी शब्द का प्रयोग हमारे जो पूर्वज हैं वो करते आए हैं, यानी कि इस परंपरा को निभाते आए हैं। हम लोग जल का अर्थ बिल्कुल भी खून नहीं ले सकते, हम लोग जल का अर्थ बिल्कुल भी दूध नहीं ले सकते, हम लोग जल का अर्थ बिल्कुल भी कीचड़ नहीं ले सकते। जल का अर्थ क्या होता है? जल का अर्थ होता है पानी। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे मूल शब्द हैं, यानी कि जो भी हमारे रूढ़ शब्द हैं वो परंपरागत शब्द हैं। इनके जो अर्थ हैं वो परंपरागत रूप से चले आए हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग आज भी करते हैं और आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वो भी करेगी। अगर हम यहाँ पर दोस्तों अग्नि ले लें तो अग्नि का अर्थ क्या होता है? अग्नि का अर्थ होता है आग। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर गगन ले लें, गगन का अर्थ क्या होता है? गगन का अर्थ होता है आकाश। तो दोस्तों जो भी इनके अर्थ निकल रहे हैं ये अर्थ दोस्तों हमारे पूर्वज के माध्यम से ही चले आए हैं और आज भी हम इसका पालन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम दोस्तों ले लें, अगर हम यहाँ पर सूर्य ले लें तो दोस्तों हम लोग सूर्य को बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं बोल सकते हैं। सूर्य को हम लोग क्या बोलेंगे? सूर्य को हम लोग सूरज बोलेंगे, ना कि चंद्रमा बोलेंगे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो सूर्य का सूरज शब्द ही इस्तेमाल करते आए हैं। किस रूप में? तो तद्भव के रूप में अपने परंपरा को निभाते हुए आए हैं और हम लोग अभी भी इस परंपरा को कायम रखे हैं और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो भी इस परंपरा को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगी, वो भी इस परंपरा को बिल्कुल भी मरने नहीं देंगी, इस परंपरा को बिल्कुल भी विलुप्त नहीं होने देंगी। जिस प्रकार से हम लोगों ने इस परंपरा को बिल्कुल भी विलुप्त होने नहीं दिया है, जिस प्रकार से हम लोगों ने इस परंपरा को कायम रखा है, ठीक है इसी प्रकार से दोस्तों हमारे आने वाली जो पीढ़ी होंगी वो भी इस परंपरा को कायम रखेंगे। दोस्तों हमें कैसे पता कि अग्नि का अर्थ आगी होता है? हमें कैसे पता दोस्तों कि गगन का अर्थ आकाशी होता है? हमें कैसे पता कि अग्रज का अर्थ आगे होता है और अनुज का अर्थ पीछे होता है? हमें कैसे पता कि सूर्य का अर्थ सूरज होता है और हमें कैसे पता कि गृह का अर्थ घर होता है? क्योंकि दोस्तों हमारे जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा ये ज्ञान दिया जाता है। हमारा जो किताब होता है, किताब के माध्यम से हमें इन शब्दों के बारे में पता चलता है। हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, हमारे आसपास और हमारे समाज के जो लोग होते हैं उनके द्वारा हमें इन शब्दों के बारे में पता चलता है। तब जाकर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इन शब्दों का ज्ञान अपने आने वाली पीढ़ी को देते हैं और ये पीढ़ियाँ क्या करेंगे कि अपने आने वाली पीढ़ियों को देंगी। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों ये जो शब्द का ज्ञान है वो परंपरागत रूप से आगे चलता ही रहेगा, बिल्कुल भी विलुप्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग विदेशी भाषा लेकर आ जाए तो हो सकता है कि हमारे जो परंपरागत शब्द हैं वो विलुप्त हो जाएं। जिस प्रकार से आज दोस्तों हमारे जो तत्सम शब्द हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है उसी प्रकार से दोस्तों जब हमारा पूरा का पूरा जो हमारा इंडिया है, पूरा का पूरा जो हमारा देश है, जब हमारा देश विदेशी हो जाएगा, हमारे देश के लोग जब विदेशी हो जाएंगे, जब उनकी भाषाएं विदेशी हो जाएंगी तो दोस्तों हमारा जो तद्भव शब्द होगा वो भी मिट जाएगा, उनका भी विलोप हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारे इस देश से तत्सम शब्दों का विलोप हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब हम चलते हैं यौगिक शब्द पर। इसमें दोस्तों कहा गया है जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं और उनके खंड करने पर उन खंडों के वही अर्थ रहते हैं जो अर्थ हुए संयुक्त होने पर देते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। आपने परिभाषा के माध्यम से क्या जाना? आपने परिभाषा के माध्यम से यह जाना दोस्तों कि जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं और उनके खंड करने पर उन खंडों के वही अर्थ रहते हैं जो अर्थ हुए
संयुक्त होने पर देते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पाठशाला। दोस्तों अगर हम लोग पाठशाला शब्द का विखंडन करें तो दोस्तों पाठशाला शब्द का विखंडन हो जाएगा दो मूल शब्दों में। कौन कौन? तो पहला पाठ और दूसरा शाला। पाठ और शाला इन दो मूल शब्दों में हमारा जो पाठशाला शब्द होगा वो विभक्त हो जाएगा। यदि हम आपसे कहें कि पाठ का कोई अर्थ होता है तो आप कहिएगा हाँ सर, पाठ का अर्थ होता है। पाठ का अर्थ होता है अध्ययन। अगर हम आपसे बोलें कि शाला का कोई अर्थ होता है तो आप कह सकते हैं जी सर, शाला का अर्थ होता है, शाला का अर्थ होता है स्थान। यानी कि जो स्थान अध्ययन से संबंधित होता है उसी स्थान को कहा जाता है पाठशाला। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठशाला में आने वाले जो दो मूल शब्द हैं, जो दो टुकड़े हैं पाठ और शाला, इनके सार्थक अर्थ निकल चुके हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाठशाला हमारा कौन सा शब्द होगा? पाठशाला हमारा यौगिक शब्द होगा, अर्थात भाज्य शब्द होगा, संयुक्त शब्द होगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को परिभाषा में यह बताया है कि पाठशाला या फिर कोई भी अगर यौगिक शब्द आप लेते हैं तो दोस्तों अगर आप उनका खंडन करते हैं तो दोस्तों उनके खंडों का, उनके टुकड़ों का जो अर्थ निकलेगा वही अर्थ दोस्तों यौगिक शब्द का भी होगा। अगर हम आपसे कहें कि पाठशाला शब्द का अर्थ क्या होगा तो आप कह सकते हैं पाठशाला शब्द का अर्थ होगा अध्ययन का स्थान। जो स्थान अध्ययन का होता है उसी को पाठशाला कहते हैं। और यहाँ पर जब हम पाठशाला शब्द को तोड़ दें तो दोस्तों इसके अर्थ में कोई बदलाव हो रहा है? इसके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। पाठ और शाला ये दोनों मूल शब्द दोस्तों एक ही अर्थ निकाल रहे हैं। कौन सा अर्थ? तो अध्ययन का स्थान। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है, आप लोग समझिए। इसमें बोला गया है जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक यानी कि सही अर्थ देने वाला सार्थक शब्दों के योग यानी कि संयुक्त होने से बनते हैं और उनके खंड होने पर उन खंडों के वही अर्थ रहते हैं जो अर्थ वे संयुक्त होने पर देते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उनके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होता है। दोस्तों संयुक्त होने से पहले अगर हम यहाँ पर विद्यालय को ले लें तो दोस्तों विद्यालय जो हमारा शब्द है वो बना हुआ है विद्या और आलय से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग विद्या और आलय को ले लें, यहाँ पर अगर हम लोग विद्या और आलय को ले लें तो इनका अर्थ क्या निकलेगा? इनका अर्थ निकलेगा विद्या का मतलब ज्ञान, आलय का मतलब घर, ज्ञान का घर। अगर दोस्तों हम लोग विद्या और आलय को जोड़ दें तो दोस्तों विद्या और आलय एक दूसरे से संयुक्त होकर कौन सा अर्थ निकालेंगे? वही अर्थ निकालेंगे जो अर्थ मैंने आप लोगों को अभी बताया। देखिए संयुक्त होने से पहले जो विद्या और आलय ये दोनों जो शब्द है वो कौन सा अर्थ निकाल रहे हैं? वो दोस्तों निकाल रहे हैं विद्या यानी कि ज्ञान का घर। जब हम विद्या और आलय को जोड़कर विद्यालय शब्द बना दिए तो दोस्तों इसका कौन सा अर्थ निकल रहा है? इसका भी वही अर्थ निकल रहा है, विद्या का घर। अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अर्थ में दोस्तों कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। चाहे दोस्तों ये मूल दो शब्द संयुक्त हो जाए या फिर दोस्तों हमारा जो यौगिक शब्द है वो टूट जाए, इनके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसे आप लोग समझ कर रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें योग रूढ़ का, एक और शब्द है जिसे हम लोग योग रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग योग रूढ़ शब्द ले लें तो दोस्तों उनके अर्थ में बदलाव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग एक शब्द लेकर चलते हैं पंकज। ठीक है, पंकज हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या? पंकज हमारा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। दोस्तों अगर हम पंकज को तोड़ें तो पंकज हमारा दो मूल शब्दों में टूटेगा। ठीक है, यहाँ पर एक हो जाएगा पंख के रूप में और दूसरा हो जाएगा ज के रूप में। पंख का अर्थ
निकलेगा, लेकिन ज का अर्थ बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आप लोग जबरदस्ती निकाल दे उसका बात अलग है, लेकिन दोस्तों ज हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज हमारा यहाँ पर वर्ण हो जाएगा और पंख हमारा यहाँ पर शब्द हो जाएगा। जो योग ऋण शब्द होते हैं जब हम उनका दोस्तों विखंडन करते हैं तो विखंडन के फल स्वरूप दोस्तों जो उनके खंड प्राप्त होते हैं वो खंड दोस्तों या तो शब्दों के रूप में प्राप्त होते हैं या तो दोस्तों वर्ण और शब्द दोनों रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रूढ़ शब्द का, तो रूढ़ शब्द का जब भी हम खंडन करेंगे तो उनके खंडन दोस्तों हमेशा और हमेशा वर्ण के रूप में ही प्राप्त होंगे। अगर हम बात करें यौगिक शब्द का, तो दोस्तों अगर हम किसी भी यौगिक शब्द का खंडन करेंगे तो उनके जो खंडन होंगे, उनके जो टुकड़े होंगे वो दोस्तों सार्थक शब्द के रूप में ही प्राप्त होंगे, ना कि वर्ण के रूप में प्राप्त होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पंख है, पंख का अर्थ अगर हम ले तो पंख का अर्थ होता है कीचड़ यानी कि पाकी। अगर हम यहाँ पर ज का अर्थ लें तो दोस्तों ज का अर्थ निकल जाएगा जल। ठीक है, एक विशेष अर्थ के लिए मैं बता रहा हूँ, हालांकि ज का अर्थ बिल्कुल भी जल नहीं होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर पंकज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, पंख का अर्थ हो गया दोस्तों पाकी यानी कि कीचड़ और ज का अर्थ हो गया दोस्तों जल। दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, कीचड़ जल। क्या बन जाएगा, कीचड़ जल। लेकिन जब हम लोग इन दो टुकड़ों को जोड़कर पंकज बना दें तो दोस्तों पंकज का अर्थ क्या होगा बताइए तो। पंकज का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, देखिए इनके टुकड़ों का अलग अर्थ निकला। जब हमने पंकज का खंडन किया तो दोस्तों इनके टुकड़ों का जो अर्थ है वो अलग निकला। क्या निकला, कीचड़ और जल निकला। लेकिन जब हम इन टुकड़ों को जोड़कर एक संयुक्त शब्द पंकज बना लिए तो दोस्तों अगर हम इसका अर्थ निकालना चाहें तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा कमल। क्या निकलेगा, कमल। कमल को ही हम लोग पंकज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसके अर्थ में बदलाव हो गया ना, इसके अर्थ में क्या हो गया, इसके अर्थ में बदलाव हो गया। हम लोग पंकज को बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि कीचड़ वाला जल। अगर आपसे कोई कहे कि पंकज का अर्थ क्या होता है, आप यदि कह दें कि पंकज का अर्थ होता है कीचड़ वाला जल, तो आप गलत हो जाइएगा। पंकज का बिल्कुल भी अर्थ कीचड़ वाला जल नहीं होता है, बल्कि पंकज का अर्थ होता है क्या, पंकज का अर्थ होता है दोस्तों कमल या फिर जलज, ना कि दोस्तों होगा क्या, ना कि होगा दोस्तों कीचड़ वाला जल। तो आप देख सकते हैं विखंडन के बाद इनके दो टुकड़ों का जो अर्थ है वो अलग हो जाता है और संयुक्त होने के बाद इनका जो अर्थ है वो अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा स्वरूप बिल्कुल भी दोस्तों जो हमारा यौगिक शब्द है उसमें बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। जब दोस्तों हम लोग यौगिक शब्द का खंडन करते हैं तो उनके टुकड़े वही अर्थ देते हैं जो अर्थ वे संयुक्त होने पर देते थे। अगर हम बात करें यौगिक शब्द का तो दोस्तों यौगिक शब्द के जो टुकड़े होते हैं वो अपना वही अर्थ देते हैं जो अर्थ वे संयुक्त होने पर देते थे, अर्थात उनके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों ले लें कोई एक शब्द, अगर हम यहाँ पर ले लें महादेव, ठीक है, तो दोस्तों महादेव हमारा किन दो मूल शब्दों से मिलकर बना है, महादेव हमारा दो मूल शब्दों से मिलकर बना है और इन दोनों मूल शब्दों का कोई ना कोई एक अर्थ जरूर निकलेगा। अगर कोई शब्द यौगिक है तो दोस्तों उनके दो मूल शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। बिना अर्थ के दोस्तों कोई भी यौगिक शब्द नहीं बन सकता है। बिना अर्थ के, बिना सही अर्थ के कोई भी यौगिक शब्द का निर्माण नहीं हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों महा का अर्थ हो जाएगा महान और देव का अर्थ हो जाएगा देवता। अगर हम लोग यहाँ पर इन दो मूल शब्दों का अर्थ निकालें तो अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा महान देवता। जो महान देवता होता है उसी को महादेव कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें महादेव का तो दोस्तों महादेव का कोई अगर अर्थ आपसे पूछे कि महादेव का अर्थ क्या होगा तो आप कह दीजिएगा महादेव का अर्थ होता है महान देव। अगर हम आप लोगों से कहें कि महा और देव इन दो खंडों का अर्थ बताइए, देखिए महा और देव ये दोनों मूल शब्द, ये दोनों टुकड़े एक दूसरे के साथ जुड़कर जो अर्थ निकाल रहे हैं वो अर्थ निकाल रहे हैं महान देव का। अगर हम आप लोगों से कहें कि इन दोनों अलग अलग टुकड़ों का आप अर्थ निकालिए तो दोस्तों अर्थ बिल्कुल भी अलग नहीं निकलेगा। अर्थ जो होगा वो वही होगा, क्या, तो महान देव। जो महान देवता होता है उसे महादेव कहा जाता है। अर्थ में
कोई बदलाव हुआ? अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों योग रूढ़ शब्द का, तो दोस्तों इसमें बदलाव हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द के लिए जो महादेव का अर्थ होगा वो हो जाएगा शंकर जी के लिए। यदि दोस्तों आप लोगों से कोई पूछ दे कि महादेव का अर्थ क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा महान देव नहीं, आप कहिएगा शंकर, आप कहिएगा भोला, क्योंकि महादेव का अर्थ लिया जाता है शंकर और भोला जी के लिए ही। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा महादेव है वो दोस्तों हो जाएगा यौगिक शब्द भी और हमारा योग रूढ़ शब्द भी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक और शब्द लेकर चले राजमाता, तो दोस्तों राजमाता में जो आप राज देख रहे हैं और जो आप माता देख रहे हैं, इन दोनों का अलग अलग अर्थ निकल जाएगा। राज का मतलब हो जाएगा राजा और माता का मतलब हो जाएगा माता, यानी कि जो माँ होती है उसी को हम माता कहते हैं। राजा की जो माता होती है, सुनिएगा, राजा की जो माता होती हैं, जो माँ होती हैं, उसी को राजमाता कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राज और माता दोनों अपना अलग अलग और सही अर्थ निकाल रहे हैं, इसलिए राजमाता हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? राजमाता हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा। दोस्तों राज और माता इन दोनों टुकड़ों का अगर हम अर्थ लें तो अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ निकल जाएगा दोस्तों राजा की माता। अगर हम इन दोनों टुकड़ों को ऐड कर दें, राजा और माता को ऐड कर दें, तो दोस्तों राजमाता बनने पर अगर हम इसका अर्थ निकालें तो इसके अर्थ में कोई बदलाव होगा? इसके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसका अर्थ वही रहेगा जो दोस्तों इनके टुकड़ों का था। इनके टुकड़ों का अर्थ क्या था? इनके टुकड़ों का अर्थ था राजा की माता। अगर हम राजमाता के लिए अर्थ निकालें तो दोस्तों इसका अर्थ वही हो जाएगा राजा की माँ, यानी कि राजा की माता। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम प्रतिदिन को ले लें तो प्रतिदिन, प्रति और दिन दो मूल शब्दों में टूट जाएगा। प्रति का अर्थ हो जाएगा प्रत्येक और दिन का अर्थ हो जाएगा दिवस। प्रत्येक दिवस को ही प्रतिदिन कहा जाता है। दोस्तों प्रतिदिन के जो टुकड़े हैं, प्रतिदिन के जो खंड है, प्रति और दिन, ये दोनों अपना अर्थ निकाल रहे हैं किसके लिए? तो दोस्तों प्रत्येक दिवस के लिए। अगर हम लोग प्रति और दिन इन दोनों को एक साथ ऐड कर दें और एक साथ ऐड कर प्रतिदिन से अर्थ निकालें तो दोस्तों प्रतिदिन से अर्थ वही निकलेगा जो अर्थ इनके टुकड़े निकालते थे। इनके टुकड़े कौन सा अर्थ निकालते थे? इनके टुकड़े कौन सा अर्थ व्यक्त करते थे? इनके टुकड़े अर्थ व्यक्त करते थे प्रत्येक दिवस। और यहाँ पर जो प्रतिदिन होगा वो भी अपना अर्थ दोस्तों व्यक्त करेगा प्रत्येक दिवस। प्रत्येक दिवस को ही प्रतिदिन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग दयालु को देख सकते हैं। दयालु को तोड़ेंगे तो दयालु टूट जाएगा दो मूल शब्दों में, पहला दया और दूसरा लू में। लू का अर्थ होता है लोग और दया का अर्थ होता है वही जिसके अंदर करुणा होता है। ठीक है, दया का अर्थ होता है करुणा। जिन लोगों में करुणा होता है उन्हें ही दयालु कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो दयालु होगा वो भी कौन सा शब्द हो जाएगा? वो भी एक प्रकार का दोस्तों यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, दयालु का अर्थ क्या होता है? दयालु का अर्थ होता है करुणामयी, यानी जो लोग करुणा वाले होते हैं उन्हें ही दयालु कहा जाता है। तो चलिए आप लोग यौगिक शब्दों को अच्छे से समझ लिए। अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। नीचे बोला गया है इसमें यौगिक शब्दों का निर्माण मूल शब्द या धातु में कोई शब्दांश, शब्दांश यानी कि शब्द का भाग, उपसर्ग, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्द मिलाकर संधि या समास की प्रक्रिया से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हम विद्यालय को ले लेते हैं तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ना, विद्यालय जो है हमारा वो विद्या और आलय से मिलकर बना है। किसकी सहायता से? संधि की सहायता से। जब हम लोग विद्या और आलय में संधि करते हैं तब जाकर हमारा विद्यालय शब्द बनता है। आप लोग समझिएगा जितने भी हमारे यौगिक शब्द हैं वो दोस्तों किसकी सहायता से बने होते हैं? वो दोस्तों बने होते हैं शब्दांश, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर दूसरे शब्द के द्वारा संधि और समास से। इनके सहायता से ही हमारे यौगिक शब्द का निर्माण होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें परोपकार का तो दोस्तों हमारा जो परोपकार शब्द है वो बना है पर और उपकार से।
किसकी सहायता से? तो दोस्तों संधि की ही सहायता से। जब व्याकरण के नियमानुसार पर और उपकार में संधि हुआ तब जाकर हमारा एक नया शब्द अर्थात एक यौगिक शब्द परोपकार का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम यहाँ पर सुयश को ले लें तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सुयश हमारा दोस्तों कैसे बना हुआ है? सुयश हमारा यहाँ पर सु उपसर्ग जुड़ने से बना हुआ है। यानी कि जब हमने यश शब्द में सु जो शब्दांश है, जो उपसर्ग है, जब हमने यश में सु को जोड़ा तब जाकर हमारा सुयश बना। सुंदर यश को ही हम लोग सुयश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं नेत्रहीन का। तो यहाँ पर जो नेत्रहीन है ये दोस्तों संयुक्त हुए हैं किससे? तो दोस्तों ये संयुक्त हुए हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं हम लोग समास से। जो नेत्र से हीन है उसी को नेत्रहीन कहा जाता है। तो दोस्तों नेत्र और हीन इन दो मूल शब्दों से मिलकर हमारा नेत्रहीन बना है, जिसको जोड़ने वाला कौन है? जिसको जोड़ने वाला है समास है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यौगिक शब्द बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्द का। मैंने दोस्तों आप लोगों को अभी बताया योग रूढ़ शब्द एक ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्द की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो अर्थ इनके खंडों के, इनके टुकड़ों के अर्थों से अलग हो जाता है। इनके जो टुकड़े होते हैं उनसे भिन्न हो जाता है। मैंने आप लोगों को यौगिक शब्द में यही ना सिखाया है दोस्तों, मैंने आप लोगों को यौगिक शब्द में यही ना बताया है दोस्तों कि यौगिक शब्द का जो अर्थ होता है वही अर्थ उनके टुकड़ों का भी होता है। यौगिक शब्द के जो टुकड़े अर्थ व्यक्त करेंगे वही अर्थ उनका जो यौगिक स्वरूप होगा वो भी व्यक्त करेगा। लेकिन अगर हम बात करें यौगिक रूढ़ शब्द का तो दोस्तों इसका अर्थ जो होगा वो अलग हो जाएगा। किन से? इनके टुकड़ों से। मैंने एग्जाम्पल देकर भी आप लोगों को बताया। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जलज का। ठीक है, देख सकते हैं जलज का हमें एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। दोस्तों अगर हम जलज को तोड़ें तो जलज दो मूल शब्दों में टूटेगा। यहाँ पर कोई आवश्यक नहीं है कि शब्द ही टूटेंगे। दोस्तों जब हम जलज को तोड़ेंगे तो हो सकता है कि दो मूल शब्दों में भी टूट जाए, या हो सकता है कि एक शब्द और एक वर्ण में भी टूट जाए। जब भी आप लोग किसी योग रूढ़ शब्द का विखंडन कीजिएगा, जब भी आप लोग किसी योग रूढ़ शब्द का खंडन कीजिएगा और खंडन करने के फलस्वरूप जो हमें टुकड़े मिलेंगे उन टुकड़ों में दोनों के दोनों टुकड़े वर्ण नहीं रहेंगे, वर्ण के रूप में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। या तो दोस्तों एक टुकड़ा रहेगा शब्द और दूसरा टुकड़ा रहेगा वर्ण, या तो दोस्तों एक टुकड़ा रहेगा वर्ण और दूसरा टुकड़ा रहेगा शब्द, या तो दोनों को दोनों टुकड़े ही शब्द रहेंगे। लेकिन दोनों को दोनों टुकड़े बिल्कुल भी वर्ण के रूप में नहीं हो सकते हैं। अगर दोस्तों दोनों को दोनों टुकड़े वर्ण के रूप में आ जाएंगे तो हम लोग उस शब्द को योग रूढ़ नहीं बल्कि हम लोग उसे रूढ़ शब्द के रूप में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जलज का जब हमने यहाँ पर विखंडन किया तो जल यहाँ पर दोस्तों आ चुका है शब्द के रूप में और ज यहाँ पर आ चुका है वर्ण के रूप में। जल का अर्थ होता है पानी और यहाँ पर अगर हम ज का अर्थ निकालें तो दोस्तों यहाँ पर ज का अर्थ निकल जाएगा जन्म, जो पानी में जन्मता है। जल और ज इन दोनों का अर्थ क्या होगा बताइए? तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर अर्थ निकालें तो अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा जो पानी में जन्मता है। तो दोस्तों पानी में तो बहुत कुछ जन्मता है, पानी में मछली जन्मता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं पानी में कई प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती है। पानी में मछली भी उत्पन्न होती है यानी कि जन्म लेती है, मेढक भी जन्म लेती है, कछुआ भी जन्म लेता है, जोक भी जन्म लेता है, सिंघाड़ा भी जन्म लेता है और जो पुष्प होते हैं वो भी जन्म लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जल और ज के मिलने से बनने वाले जलज शब्द का, अगर हम बात करें दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें जल और ज से मिलकर बनने वाले शब्द जलज का तो दोस्तों जलज का अर्थ हम क्या यहाँ पर ले सकते हैं? पानी में जन्म लेने वाला। हम यहाँ पर क्या जलज का अर्थ ले सकते हैं?
पानी में जन्म लेने वाला, बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। इसका अर्थ दोस्तों बदल जाएगा। जलज का जो अर्थ होगा वो अर्थ इनके टुकड़ों की तुलना में बदल जाएगा, इनके टुकड़ों की तुलना में चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पर जलज का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा किसके लिए? तो दोस्तों वो हो जाएगा कमल के लिए, ना कि मछली के लिए, ना कि मेढक के लिए, ना कि सिंघाड़ा के लिए, और ना ही दोस्तों जोक के लिए। किसके लिए? तो दोस्तों कमल के लिए। कमल के लिए ही हम लोग पंकज को लेंगे, कमल के लिए ही हम लोग जलज को लेंगे, क्योंकि पंकज का ही पर्यायवाची शब्द होता है क्या क्या? तो दोस्तों पंकज नहीं कमल, कमल का ही पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों जलज और दोस्तों पंकज। ठीक है, आप लोग समझ कर रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम यहाँ पर पंकज को लें तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था पंकज में, पंकज को अगर हम तोड़ें तो दोस्तों देख सकते हैं पंकज को तोड़ेंगे ना तो पंकज के विखंडन में बिल्कुल भी दो वर्ण नहीं आएंगे। एक अगर शब्द दोस्तों आएगा तो दूसरा वर्ण आएगा, अगर एक वर्ण आएगा तो दूसरा शब्द ही आएगा, वर्ण बिल्कुल भी नहीं आएगा। दोनों को दोनों अगर वर्ण आ जाएंगे तो हम रूढ़ शब्द समझेंगे। हालांकि दोस्तों जो योग रूढ़ शब्द होंगे वो यौगिक के जैसा दिखाई देंगे, यौगिक के जैसा ही अपना स्वरूप प्रकट करेंगे, लेकिन उनका गुण बिल्कुल भी यौगिक के जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, यहां पर अगर हम पंकज को तोड़ें तो पंकज टूट जाएगा पंक और ज के रूप में। दोस्तों पंक एक शब्द है, पंक एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव अर्थ होता है पाकी यानी कि कीचड़। ठीक है, इसका तद्भव जो शब्द है वो होता है कीचड़, और यहाँ पर हम लोग जबरदस्ती ज का जो अर्थ है वो ले लेंगे क्या? तो वो ले लेंगे जल। जो कीचड़ जल में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कीचड़ जल। यहाँ पर पंख और जल, पंख और जल इन दोनों टुकड़ों को मिलाकर हम अर्थ निकालें तो अर्थ क्या निकलेगा? कीचड़ वाला जल। क्या निकलेगा? कीचड़ वाला जल। जब हम लोग इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दें और जोड़कर हम लोग यहाँ पर पंकज बना दें तो दोस्तों क्या आप लोग पंकज का अर्थ कीचड़ वाला जल ले सकते हैं? बताइए तो किसी भी किताब में, किसी भी शास्त्र में आप लोगों ने पंकज का शाब्दिक अर्थ कीचड़ वाला जल देखा है? बिल्कुल भी नहीं देखा है दोस्तों। बिल्कुल भी आप लोग पंकज के लिए कीचड़ वाला जल का जो अर्थ है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पंकज का इस्तेमाल एक विशेष अर्थ कमल के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर ले ले दोस्तों नीरद, क्या ले ले? नीरद। तो दोस्तों अगर हम नीरद को तोड़ें तो दोस्तों नीरद टूट जाएगा किस किस रूप में? तो दोस्तों नीरद टूट जाएगा नीर, एगो नीर और एगो द के रूप में। मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, पहला टूट जाएगा नीर के रूप में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, और दूसरा टूट जाएगा द के रूप में। द हमारा वर्ण हो गया, नीर हमारा शब्द हो गया, जो कि एक सार्थक है जिसका कोई अर्थ होता है। नीर का अर्थ क्या होता है? नीर का अर्थ होता है जल, और द का अर्थ क्या होता है? द का अर्थ यहाँ पर ले लेंगे हम लोग देने वाला। ठीक है, यानी कि दाता। द का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर दाता, जल का अर्थ हो जाएगा यानी कि नीर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर जल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम इन दोनों मूल शब्दों को, अगर हम लोग दोनों मूल शब्द नहीं बोलेंगे, अगर हम लोग इन दोनों मूल खंडों को एक साथ जोड़े बिना अगर अर्थ निकालें तो अर्थ हमारा क्या निकलेगा? अर्थ हमारा दोस्तों निकलेगा जल देने वाला। अर्थ क्या निकलेगा? जल देने वाला। जब दोस्तों हम लोग नीर और द इन दोनों को ऐड करके नीरद बना दें तो क्या हम नीरद का अर्थ ले सकते हैं जल देने वाला? बताइए, जल देने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, जल देने वाला कोई दोस्तों नलकूप भी हो सकता है, कुआं भी हो सकता है, झरना भी हो सकता है, झील भी हो सकता है, जहां से आपको जल मिल जाए, जो जल दे दे उसी को हम बोलेंगे जल देने वाला। लेकिन यहाँ पर नीरद का जो प्रयोग है, नीरद का जो अर्थ है वो दोस्तों एक विशेष अर्थ के लिए लिया जाएगा, वो एक विशेष शब्द के लिए लिया जाएगा, ना कि अन्य शब्दों के लिए लिया जाएगा। यहाँ पर नीरद का जो अर्थ होगा वो दोस्तों बिल्कुल भी जल देने वाला के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, बल्कि दोस्तों बादल के लिए प्रयुक्त होगा। बादल जो हमारा शब्द है उसी के लिए नीरद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि योग रूढ़ शब्द में आने वाले जो उनके टुकड़े होते हैं, जो उनके खंड होते हैं, उनका अर्थ अलग हो जाता है, और उनके खंडों से मिलकर बनने वाले जो नया शब्द योग रूढ़ होता है उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो आप अच्छे से समझ गए। इसी प्रकार से अगर हम दोस्तों यहाँ पर ले ले पीताम्बर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
पीताम्बर में अगर हम दोस्तों पीताम्बर शब्द का खंडन करें तो पीताम्बर में दोस्तों एक हमें मिल जाएगा पीत और दूसरा हमें मिल जाएगा अंबर। ये दोनों को दोनों क्या है, दोनों को दोनों दोस्तों शब्द हैं, ठीक है, जो कि सार्थक हैं। पीत का अर्थ होता है पीला, पीत का अर्थ क्या होता है पीला, और अंबर का अर्थ होता है आकाश, ठीक है। अंबर का अर्थ यहाँ पर आकाश नहीं, हम लोग वस्त्र लेंगे। अंबर का अर्थ क्या होता है वस्त्र, ठीक है, जिसको हम लोग चीर के नाम से भी जानते हैं। अंबर का बिल्कुल भी दोस्तों आकाश नहीं होता है, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर पीत और अंबर इन दो मूल शब्दों से अगर अर्थ निकालें तो अर्थ हमारा क्या निकलेगा, अर्थ हमारा निकलेगा पीला वस्त्र। यानी कि जो भी लोग पीला वस्त्र धारण करते हैं उन्हें हम पीतांबर बोल सकते हैं। लेकिन जब हम पीत और अंबर से नया शब्द पीतांबर बनाएंगे तो दोस्तों पीतांबर का जो अर्थ होगा वो हम बिल्कुल भी पीला वस्त्र नहीं ले सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि पीतांबर का अर्थ क्या होता है तो क्या कहिएगा, पीतांबर का अर्थ होता है पीला वस्त्र। बिल्कुल भी आप लोग पीतांबर का अर्थ पीला वस्त्र नहीं कह सकते, क्योंकि पीतांबर का जो अर्थ है वो दोस्तों लिया जाता है श्री कृष्ण भगवान के लिए। किसके लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए, ना कि किसी पीले वस्त्र धारण करने वालों के लिए। अगर कोई पीला वस्त्र धारण करता है तो हम उसे बिल्कुल भी पीतांबर नहीं बोल सकते। पीतांबर शब्द का प्रयोग हम लोग एक विशेष अर्थ के लिए करेंगे, और यह विशेष अर्थ कौन है, यह विशेष अर्थ श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण भगवान अर्थात विष्णु भगवान है, संतरायण भगवान, उनके लिए ही पीतांबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह पीतांबर का अर्थ है पीला अंबर, पीत का अर्थ पीला, अंबर का अर्थ वस्त्र अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाला कोई भी हो सकता है। किंतु पीतांबर शब्द अपने रूढ़ अर्थ में, रूढ़ यानी कि दोस्तों, रूढ़ यानी कि समझिएगा, रूढ़ यानी कि जिसका बिल्कुल भी खंडन ना हो सके, जिसे हम बिल्कुल भी तोड़ ना सके। दोस्तों यहाँ पर आप लोग परिभाषा को समझिए, परिभाषा मैंने आप लोगों को बताना भूल गया। यहाँ पर देखिए परिभाषा में क्या कहा गया है, बोला गया है जब किसी यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध होता है। जब भी कोई यौगिक शब्द अपना रूढ़ अर्थ व्यक्त करता है, जब भी कोई यौगिक शब्द अपना रूढ़ अर्थ व्यक्त करता है उसे हम यौग रूढ़ शब्द के नाम से जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो भी आप लोग यौगिक शब्द देख रहे हैं, अगर आप लोग इनका अर्थ निकालिएगा तो इनका अर्थ बिल्कुल भी आप लोगों को रूढ़ रूप में प्राप्त नहीं होगा, अर्थात मूल शब्द के रूप में प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें योग रूढ़ शब्द का तो दोस्तों अगर हम किसी योग रूढ़ शब्द का अर्थ निकालें तो उनका जो अर्थ होगा वो हमेशा और हमेशा रूढ़ शब्द के रूप में ही प्राप्त होंगे। किस रूप में प्राप्त होंगे, रूढ़ शब्द के रूप में ही प्राप्त होंगे। मैंने आप लोगों को अभी बताया पंकज क्या है, पंकज एक प्रकार का योग रूढ़ शब्द है। अगर दोस्तों हम लोग इसके अर्थ को देखें तो इसका अर्थ हमें रूढ़ शब्द के रूप में मिलेगा। पंकज का अर्थ क्या होता है, पंकज का अर्थ होता है कमल। अगर दोस्तों हम लोग कमल को तोड़ें तो कमल टूट जाएगा क म और ल के रूप में, यानी कि क म ल इन तीनों मूल वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कमल हमारा कौन सा दोस्तों शब्द होगा, कमल हमारा एक प्रकार का रूढ़ शब्द होगा। ऐसे हम पहचान कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी योग रूढ़ शब्द आए, अगर आप उसका अर्थ निकालें तो दोस्तों उसका अर्थ कैसा मिलेगा आपको, उसका अर्थ आप लोगों को हमेशा और हमेशा रूढ़ शब्द के रूप में ही मिलेगा। इसीलिए हम लोग ऐसे यौगिक शब्दों को योग रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो भी आप दोस्तों शब्द देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कपीश्वर है, कपीश्वर का अर्थ होता है हनुमान। कपीश्वर एक प्रकार का होता है दोस्तों योग रूढ़ शब्द। अगर हम बात करें इसके अर्थ का तो अर्थ हो जाएगा हनुमान। हनुमान को तोड़िएगा तो हनुमान टूटेगा हनु और मान में। हनु का कोई अर्थ नहीं होगा, मान का कोई भी अर्थ नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग लंबोदर को ले, लंबोदर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो गणेश जी के लिए। अगर हम गणेश जी को तोड़ें तो दोस्तों गण और यहाँ पर इसका कोई भी अर्थ दोस्तों निकलता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग दोस्तों गणेश जी को क्या बोल देंगे, गणेश जी को हम लोग बोलेंगे कि यह रूढ़ शब्द के रूप में है। आप लोग यहाँ पर यह समझिएगा दोस्तों कि योग रूढ़ जो शब्द होते हैं उनके जो अर्थ होते हैं वो दोस्तों ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर अपने रूढ़ अवस्था के रूप में होते हैं, रूढ़ शब्द के रूप में होते हैं। बहुत ही कम मात्रा में ही
यौगिक शब्द के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो भी आप शब्द देख रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर योग रूढ़ शब्द देख रहे हैं, इनके अर्थ आप लोगों को दोस्तों मिलेंगे किस रूप में? आप लोगों को मिलेंगे रूढ़ शब्द के रूप में। सारे रूढ़ शब्द के रूप में है, जिसका खंडन बिल्कुल भी हम कर नहीं सकते। अगर हम खंडन भी करेंगे तो उसका अर्थ बिल्कुल भी हमें नहीं मिलेगा। जब अर्थ ही नहीं मिलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका अर्थ किस रूप में है? इनका अर्थ रूढ़ शब्द के रूप में है। दोस्तों ये जो शब्द होते हैं, योग रूढ़ वाले जो शब्द होते हैं, वो दोस्तों ज़्यादातर बहुव्रीहि समास के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जो बहुव्रीहि समास होता है ना, इसी समास के अंतर्गत हमारे जो शब्द होते हैं योग रूढ़ वाले, वो दोस्तों आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर आने वाले कुल जितने शब्द थे उनके बारे में बता दिया है। कैसे हम लोग पहचान करेंगे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने व्युत्पत्ति के आधार पर आने वाले शब्दों को अच्छे से समझ लिया है, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।